नमस्कार, जोहार। मैं पूनम और आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। चलिए जानते हैं आज की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। रोजगार छात्रवृत्ति को ले सड़क पर उतरे जयराम महतो, कहा युवाओं की आवाज को अनसुना नहीं कर सकती सरकार। झारखंड में छात्रों और युवाओं के हक की आवाज एक बार फिर तेज हो गई है। लंबित परीक्षाओं, रोजगार और छात्रवृत्ति को लेकर बढ़ती नाराजगी के बीच झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा ने सड़क से सदन तक संघर्ष का बिगुल फूंक दिया है। इसी कड़ी में गुरुवार को डुमरी से छात्र अधिकार पदयात्रा की शुरुआत हो गई है। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के बैनर के तले इस यात्रा की शुरुआत डुमरी से की गई है। पदयात्रा गिरिडीह जिले के डुमरी स्थित चिड़ैया मोड़ से निकाली गई, जहां भारी संख्या में छात्र, युवा और पार्टी कार्यकर्ता और नेता जुटे थे। डुमरी विधायक जयराम महतो ने हरी झंडी दिखाकर पदयात्रा को रवाना किया। यह पदयात्रा डुमरी से बगोदर, बिष्णुगढ़, हजारीबाग, रामगढ़ होते हुए राजधानी रांची पहुंचेगी और 9 दिसंबर को विधानसभा धरना स्थल पर विशाल जनसभा के साथ समाप्त होगी। आयोजकों ने बताया कि राज्य भर के छात्र, युवा इसमें शामिल होकर अपनी आवाज बुलंद करेंगे। पदयात्रा के दौरान छात्रों, युवाओं की प्रमुख मांगों को जोरदार तरीके से उठाया जा रहा है, जिसमें खतियान आधारित स्थानीय और नियोजन नीति को तुरंत लागू करने, लंबित छात्रवृत्ति का तत्काल भुगतान करने, जेपीएससी, जेएसएससी और जेटीईटी की लंबित परीक्षाओं के परिणाम शीघ्र जारी करने, सरकार द्वारा नियमित परीक्षा कैलेंडर जारी करने और उसका पालन सुनिश्चित करने, राज्य के सभी सरकारी रिक्त पदों पर शीघ्र नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने की मांग शामिल है। डुमरी विधायक जयराम महतो ने कहा कि राज्य के छात्र और युवा लंबे समय से उपेक्षित है और उनकी आवाज को अब अनसुना नहीं किया जा सकता। राज्य में लाखों छात्रा को स्कॉलरशिप नहीं मिला है। छात्रों की आंखों में आंसू है, वे हताश दिखाई देते हैं। वे महतो कहते हैं कि छात्र मुझसे कहते हैं कि ऐसा चला तो हमें पढ़ाई छुड़ाना पड़ेगा, जिस कारण हमारा सपना टूटता दिखाई दे रहा है। जरूरत पड़ने पर संघर्ष को और तेज किया जाएगा। मौके पर पार्टी के वरीय उपाध्यक्ष मोतीलाल महतो, डुमरी प्रखंड अध्यक्ष अमित महतो, पूजा महतो, देवेंद्रनाथ महतो, बिहारी महतो, हरेंद्र सिंह, विजय ठाकुर समेत अन्य लोग उपस्थित थे। जेएसएससी सीजीएल मामले में सीएम हेमंत ने कही बड़ी बात, बोले जो लोग भागे हुए हैं वो भी जेल जाएंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार को अपने आवास पर जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों से मुलाकात की और उन्हें शुभकामनाएं दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि नेक इरादे होने पर सफलता जरूर मिलती है। मुख्यमंत्री ने बताया कि पेपर लीक मामले में दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की गई है। उन्होंने कहा कि हमने बहुत गंभीरता से इसमें गड़बड़ी करने वालों को पकड़कर जेल में डाल दिया है। कुछ लोग अभी भागे हुए हैं, उन्हें भी पकड़ा जाएगा और जेल में डाला जाएगा। बहुत धूल जमा हुआ था, उसे हम साफ कर रहे हैं। आपका बड़ा भाई हमेशा आपके साथ है। हेमंत सोरेन ने न्यायालय का आभार जताते हुए कहा कि मामला थोड़े विलंब से सही लेकिन निष्पक्ष और कड़े कदम उठाए गए। उन्होंने अभ्यर्थियों से कहा कि ये जीत केवल आपके प्रयासों के ही नहीं बल्कि ईमानदारी और धैर्य की भी जीत है। सीएम ने यह भी कहा कि विपक्ष जब सरकारी में थी तब 18 साल में उन्होंने केवल 4 जेपीएससी कराई और हमने 5 सालों में 4 जेपीएससी। ईडी समन मामले में सीएम हेमंत सोरेन की याचिका पर हाईकोर्ट ने ईडी से मांगा जवाब। ईडी अर्थात प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दर्ज शिकायत वाद पर रांची सिविल कोर्ट के सीजीएम यानी मुख्य न्यायाधीश दंडाधिकारी द्वारा लिए गए संज्ञान को चुनौती देने वाली मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। गुरुवार की सुनवाई के दौरान अदालत ने ईडी को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही अदालत ने ट्रायल कोर्ट को ये निर्देश दिया है कि 12 दिसंबर को होने वाली सुनवाई स्थगित रखी जाए। हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से अधिवक्ता प्रदीप चंद्रा, दीपांकर रॉय और अधिवक्ता श्रेय मिश्रा ने बहस की। कैमरून में फंसे झारखंड के 5 मजदूर सुरक्षित लौटे, गांव में हुआ भावुक स्वागत। झारखंड सरकार और विदेश मंत्रालय के हस्तक्षेप के बाद कैमरून में फंसे झारखंड के 5 मजदूर गुरुवार सुबह सुरक्षित भारत लौट आए। सभी मजदूर मुंबई हावड़ा मेल से पारसनाथ स्टेशन पहुंचे, जहां से वे अपने अपने घर गए। गांव पहुंचते ही परिजनों और ग्रामीणों ने उनका भावुक स्वागत किया। कई दिनों से चिंता में डूबे परिवार अब राहत की सांस ले रहे हैं। वापस लौटे मजदूरों ने झारखंड और केंद्र सरकार के साथ साथ मीडिया और प्रवासी श्रमिकों की मदद करने वाले समाज सेवी सिकंदर अली के प्रति आभार व्यक्त किया। बताया गया कि गिरिडीह और हजारीबाग जिले के ये 5 मजदूर रोजगार के लिए अफ्रीकी देश कैमरून गए थे। वहां कंपनी ने 4 महीनों से उनकी मजदूरी नहीं दी थी, जिसके कारण उन्हें खाने पीने तक में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। परेशान होकर मजदूरों ने समाजसेवी सिकंदर अली के माध्यम से सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर वतन वापसी की गुहार लगाई थी। वीडियो वायरल होने के बाद सरकार सक्रिय हुई और मजदूरों के बकाया वेतन के साथ उनकी सुरक्षित स्वदेश
स्वदेश वापसी सुनिश्चित कराई गई। सिकंदर अली ने कहा, रोजी रोटी के लिए लाखों लोग विदेश जाते हैं, लेकिन कई बार वहां बेहद कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, मजबूरी में घर से दूर जाना पड़ता है। इसलिए प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा और अधिकारों को लेकर सरकार को और सख्त कदम उठाने चाहिए। कैमरून से लौटने वालों में हजारीबाग जिले के विष्णुगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत ऊंचा घना के सुनील महतो, सुक्कर महतो, करगालो के चंद्रशेखर कुमार, डीलो महतो और गिरिडीह जिले के डुमरी के दिलचंद महतो शामिल हैं। रांची के जगन्नाथपुर तालाब से व्यक्ति का शव बरामद, जांच में जुटी पुलिस। धुरवा थाना क्षेत्र के जगन्नाथपुर तालाब में गुरुवार को एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला है, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई है। स्थानीय लोगों ने तालाब में शव को देखा, जिसके बाद तत्काल इसकी जानकारी धुरवा थाना की पुलिस को दी। सूचना पाकर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से शव को तालाब से बाहर निकलवाया। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही शव की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। पुलिस ये भी पता लगाने का प्रयास कर रही है कि व्यक्ति तालाब तक कैसे पहुंचा और उसकी मौत किन परिस्थितियों में हुई है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच में जुट गई है। शुरुआती तौर पर यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि यह हत्या का मामला है या फिर कोई दुर्घटना। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चल पाएगा। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद रांची में जश्न, अभ्यर्थियों ने कहा करियर की नई शुरुआत हुई। झारखंड हाईकोर्ट द्वारा जेएसएससी संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा यानी सीजीएल के कथित पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका को खारिज कर देने के बाद राज्य भर के अभ्यर्थियों में खुशी की लहर दौड़ गई। फैसले के कुछ घंटों के भीतर रांची के अल्बर्ट एक्कर चौक पर अभ्यर्थी जमा हो गए और जमकर जश्न मनाया। कई अभ्यर्थियों ने एक दूसरे को मिठाइयां खिलाईं और ढोल नगाड़ों की थाप पर खुशी जाहिर की। अभ्यर्थियों का कहना है कि लंबे समय से रिजल्ट जारी होने का इंतजार था, जिससे उनकी तैयारी और रोजगार दोनों प्रभावित हो रहे थे। हाईकोर्ट द्वारा रिजल्ट जारी कर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए जाने के बाद अभ्यर्थियों ने राहत की सांस ली। कई अभ्यर्थियों ने इसे करियर की नई शुरुआत बताते हुए सरकार और आयोग से जल्द प्रक्रिया पूरी करने की अपील की। वहीं जिन अभ्यर्थियों की ओर से याचिका दायर की गई थी, उन्होंने सुनवाई के दौरान दावा किया था कि 22 सितंबर 2024 को आयोजित परीक्षा से पहले प्रश्न पत्र लीक हुआ था। कोर्ट में पेश दलीलों में व्हाट्सएप चैट, संदिग्धों के बयान, नेपाल कनेक्शन और कथित भुगतान के सबूतों का हवाला दिया गया था। उनकी ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अजीत कुमार और अधिवक्ता सुमेर रंजन ने बहस की थी। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने, जिसमें चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर शामिल थे, उन्होंने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद 3 नवंबर को फैसला सुरक्षित रखा था। बुधवार को अदालत ने सीबीआई जांच की मांग को खारिज करते हुए आयोग को परिणाम जारी करने का निर्देश दिया। हालांकि कोर्ट ने उन 10 अभ्यर्थियों के रिजल्ट पर रोक लगा दी है जिन्होंने नेपाल में रहकर परीक्षा की तैयारी की थी। फैसले के बाद अल्बर्ट एक्कर चौक पर जुटे अभ्यर्थियों ने कहा कि हाईकोर्ट का ये निर्णय उनके भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है। कई छात्रों ने पोस्टर लेकर कृतज्ञता जताई। कुछ अभ्यर्थियों ने बताया कि वे महीने भर से फैसले का इंतजार कर रहे थे और अब उम्मीद है कि नियुक्ति प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। हाईकोर्ट के इस फैसले ने एक और जहां हजारों अभ्यर्थियों में नई उम्मीद जगाई है, वहीं लंबे समय से अटकी भर्ती प्रक्रिया का रास्ता भी साफ हो गया है। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर सत्ता पक्ष विपक्ष तैयार, स्पीकर कक्ष में हुई सर्वदलीय बैठक। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र 5 दिसंबर से शुरू हो रहा है। 5 दिनों के इस सत्र को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो के कार्यालय कक्ष में सर्वदलीय बैठक हुई। इस बैठक में सदन के नेता और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर, कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव, लोजपा विधायक जनार्दन पासवान और राजद विधायक सुरेश पासवान मौजूद थे। बैठक की अध्यक्षता कर रहे स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने सत्ता पक्ष और विपक्ष से सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से संचालित करने में सहयोग करने की अपील की। साथ ही सदन के समय का अधिकाधिक सदुपयोग करने का आग्रह किया, जिससे जनहित से जुड़े मुद्दे अधिक से अधिक उठ सकें। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र 5 से 11 दिसंबर तक चलेगा। सदन की कार्यवाही 5 दिसंबर को दिन के 11 बजे शुरू होगी। पहले दिन शोक प्रकाश के बाद सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी जाएगी। शनिवार रविवार को कार्यदिवस नहीं होने की वजह से शीतकालीन सत्र महज 5 दिनों का होगा। स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने शीतकालीन सत्र को लेकर तय औपबंधिक कार्यक्रम की जानकारी देते हुए कहा कि सोमवार 8 दिसंबर को प्रश्नकाल के अलावे चालू वित्तीय वर्ष का द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी सदन के पटल पर लाया जाएगा। मंगलवार 9 दिसंबर को प्रश्नकाल के अलावे द्वितीय अनुपूरक पर सदन में चर्चा होगी। बैठक में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने द्वितीय अनुपूरक पर चर्चा के दौरान आवश्यकता पड़ने पर समय बढ़ाने का आग्रह किया, जिस पर सहमति जताई गई। वाद विवाद के बाद सदन में द्वितीय अनुपूरक को पारित किया जाएगा। 9 दिसंबर को ही सदन में विनियोग विधेयक लाया जाएगा।
स्पीकर अबिंद्रनाथ महतो ने जानकारी देते हुए कहा कि 10 दिसंबर यानी बुधवार को सदन में प्रश्नकाल के अलावे राजकीय विधेयक आएगा। राजकीय विधेयक पर चर्चा के उपरांत इसे पारित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यदि विधेयक की संख्या अधिक होगी तो 11 दिसंबर को सदन में इसे उपस्थापित किया जाएगा। इधर संसदीय कार्यमंत्री राधाकृष्ण किशोर ने सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने का आग्रह सदस्यों से किया है। विधानसभा में सर्वदलीय बैठक के बाद मीडिया कर्मियों से बात करते हुए संसदीय कार्यमंत्री ने कहा कि शीतकालीन सत्र के दौरान विशेष परिस्थिति में सदन की कार्यवाही बढ़ाने की जो बात होती है वो इस बार नहीं होगी। उन्होंने कहा कि 5 दिवसीय इस शीतकालीन सत्र का अधिक से अधिक सदुपयोग हो, राज्य की जनता के हित में हो, ये कोशिश हम सभी की होनी चाहिए। महिला की मौत के बाद लोगों में दहशत, जहरीली गैस रिसाव से पीड़ित दर्जनों लोग अस्पताल में भर्ती। बीसीसीएल पीबी एरिया के केंदुआढी थाना क्षेत्र के राजपूत बस्ती मस्जिद मोहल्ला 5 नंबर समेत कई इलाके घनी आबादी वाला है, जहां बसे लोगों के ऊपर जहरीली गैस रिसाव के कारण मौत का साया मंडराने लगा है। जहरीली गैस रिसाव के कारण दर्जनों लोग की स्थिति बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसमें से बुधवार की रात एक महिला की मौत हो गई है, जिसके बाद से लोगों में भय और आक्रोश है। लोग प्रशासन से सुरक्षित स्थान पर बसाने की मांग कर रहे हैं। राजपूत बस्ती के रहने वाले सुरेंद्र सिंह ने बताया कि पिछले 3 दिनों से जहरीली गैस का रिसाव हो रहा है। दर्जनों लोग गैस की चपेट में आ गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। विकास ठाकुर की 26 वर्षीय पत्नी प्रियंका देवी को तबियत बिगड़ने पर एसएनएमसीएच में भर्ती कराया गया था, जहां बुधवार को उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई है। उन्होंने बताया कि विकास की पत्नी अपने घर पर थी, दरवाजा अंदर से बंद था। काफी शोरगुल करने के बाद भी दरवाजा नहीं खोला तो दरवाजा तोड़ दिया गया। जब अंदर जाकर देखा तो वो बेसुध अवस्था में मिली, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां बुधवार को उसकी मौत हो गई है। उन्होंने कहा कि जहरीली गैस के कारण ही प्रियंका की मौत हुई है। बीसीसीएल की लापरवाही के कारण ये घटना घटी है। उन्होंने कहा कि अगर जहरीली गैस की वजह से उस जगह पर लोगों का रहना ठीक नहीं है तो बीसीसीएल और प्रशासन को उन्हें सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट करने की जरूरत है। ये इलाका करीब 10,000 की घनी आबादी वाला है। प्रशासन की तरफ से घोषणा कराई जा रही है, लेकिन लोग तुरंत शिफ्टिंग की मांग कर रहे हैं। हमें व्यवस्थित तरीके से पुनर्वासित करने की जरूरत है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो सड़क पर उतरकर उग्र आंदोलन करने को बाध्य होंगे। वहीं सोल्डी देवी ने कहा कि गैस रिसाव के कारण बच्चे और बड़े बीमार हो रहे हैं। प्रियंका देवी की मौत के बाद से लोग दहशत में हैं। वहीं विधायक राज सिन्हा ने कहा कि इलाके में जहरीली गैस का रिसाव हो रहा है। गैस से प्रभावित दर्जनों लोग अस्पताल में भर्ती हैं। डीसी से बातचीत हुई है, उन्होंने सकारात्मक पहल करने का आश्वासन दिया है। सीओ विकास आनंद ने कहा कि गैस रिसाव को लेकर इलाके में अनाउंसमेंट कराया जा रहा है। सुरक्षित स्थान पर 2 शिविर लगाए गए हैं, जहां खाने पीने और लोगों के रहने की व्यवस्था की गई है। लोगों से शिविर में जाने की अपील की जा रही है। अस्पताल में एक महिला की मौत हुई है। शव का पोस्टमार्टम के बाद ही साफ हो सकेगा कि मौत की वजह क्या है। बीसीसीएल की टीम इलाके का मुआयना कर रही है। गैस रिसाव को तत्काल बंद करने की कार्रवाई बीसीसीएल की तरफ से की जा रही है। उन्होंने कहा कि लोगों को जानमाल की सुरक्षा जिला प्रशासन की प्राथमिकता में शामिल है। पलामू में 4th ग्रेड में परीक्षा आधारित बहाली को लेकर अभ्यर्थियों का समाहरणालय में प्रदर्शन। जिले में 4th वर्गीय पदों पर परीक्षा आधारित बहाली की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने गुरुवार को जिला समाहरणालय परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों ने एक स्वर में बहाली प्रक्रिया परीक्षा के आधार पूरी करने की मांग की। अभ्यर्थियों ने कहा कि 2010 में बहाली से संबंधित आवेदन लिए गए थे। इसके पश्चात 2017 में लिखित परीक्षा के आधार पर 251 4th वर्गीय कर्मियों की बहाली की गई थी, लेकिन इस बार मेरिट आधारित नियुक्ति करने के कारण वंचित वर्ग के छात्र परीक्षा में शामिल नहीं हो पाएंगे। अभ्यर्थियों ने कहा कि पिछले चरण की नियुक्ति परीक्षा के माध्यम से की गई थी, इसलिए इस बार भी सरकार और जिला प्रशासन परीक्षा लेकर ही चयन प्रक्रिया पूरी करे। उन्होंने आरोप लगाया कि इस बार जिला प्रशासन मेरिट लिस्ट के आधार पर बहाली पूरी करना चाहता है। अभ्यर्थियों ने कहा कि 35,000 से अधिक आवेदन इन पदों के लिए आए हैं। इतनी बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों में पारदर्शिता तभी सुनिश्चित होगी जब लिखित परीक्षा ली जाए। प्रदर्शन के दौरान अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नाम पलामू उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। इसी क्रम में जिला प्रशासन की ओर से डीसीएलआर प्यारे लाल अभ्यर्थियों से मिलने पहुंचे। उन्होंने आश्वस्त किया कि अभ्यर्थियों की मांगों को गंभीरता से लेते हुए जिला प्रशासन कार्मिक विभाग को परीक्षा कराने संबंधी अनुरोध भेजेगा। छात्र नेता सत्यनारायण शुक्ला ने बताया कि जिला प्रशासन ने विचार विमर्श के लिए 1 दिन का समय मांगा है। प्रशासनिक स्तर पर आगे निर्णय के बाद अभ्यर्थी अपनी अगली रणनीति तय करेंगे। अभ्यर्थियों ने चेतावनी दी कि परीक्षा आधारित बहाली की घोषणा नहीं होने पर आंदोलन को बड़े स्तर पर तेज किया जाएगा। इस दौरान अनुज कुमार पासवान, विकास यादव, वीरेंद्र चंद्रवंशी, सुमित पासवान, ओम प्रकाश यादव, ब्रिजेश मेहता, मुस्लिम अंसारी, हरेंद्र सिंह, विजय ठाकुर समेत अन्य अभ्यर्थी उपस्थित रहे।
खुद को बताता था स्पेशल ब्रांच का अधिकारी, शराब मामले में गया जेल, वीआईपी वीवीआईपी सुरक्षा जांच में रहता था शामिल। शराब की चोरी में उत्पाद विभाग ने 3 दिन पूर्व 3 लोगों को जेल भेज दिया गया है। जिन लोगों को जेल भेजा गया है उसमें बिहार के नवादा का रहने वाला शशि कुमार भी है। शशि का भव्य मकान गिरिडीह में भी है। शशि की गिरफ्तारी की काफी चर्चा हो रही है। दरअसल शशि का नाता स्पेशल ब्रांच से रहा है। नाता ऐसा वैसा नहीं, बल्कि यह खुद को स्पेशल ब्रांच का अधिकारी ही साबित करता रहा था। अभी तक गिरिडीह की जनता के साथ खास लोग, यहाँ तक पुलिस महकमा भी शशि को स्पेशल ब्रांच का कर्मी ही समझते रहे हैं। खुद को स्पेशल ब्रांच का पदाधिकारी बताने वाला शशि की चाल ढाल, रुतबा किसी पुलिस से कम नहीं रहा था। कड़क मूंछें, हाथ में डायरी, रॉब से बात करना इसकी आदत रही और इसी रुतबे को देखकर कोई भी एक झलक में ठिठक जाता था। किसी वीआईपी का कार्यक्रम हो या वीवीआईपी का, स्पेशल ब्रांच की टीम के साथ शशि भी जाता और सुरक्षा का निरीक्षण करता रहा। शशि पिछले लगभग 1.5 दशक से खुद को स्पेशल ब्रांच से जुड़ा हुआ बताता रहा। शशि की गिरफ्तारी के बाद जब इसके सोशल मीडिया अकाउंट को खंगाला गया तो इसमें कई तस्वीरें मिली। किसी तस्वीर में पुलिस पदाधिकारी के बर्थडे को सेलिब्रेट करते हुए शशि दिखता है, तो किसी में मुख्यमंत्री के आगमन से पहले कमरे की जांच करते हुए, तो कहीं केंद्रीय गृह मंत्री के कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण करते हुए। बताया जाता है कि शशि की मनमानी पुराना परिसदन भवन में भी चलती रही थी। वर्षों पहले एक वक्त ऐसा था जब शशि ही तय करता था कि किसे कमरा मिलना है, कौन किस कमरे में ठहरेगा। हालांकि इसी परिसदन भवन के कमरे में रखे शराब की चोरी में वह पकड़ा गया, फिर जेल की हवा खा रहा है। भाजपा विधायक दल की बैठक 7 दिसंबर को होगी, जिसमें पार्टी विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान सरकार को घेरने की रणनीति तय करेगी। भाजपा अपने आरोप पत्र के आधार पर राज्य सरकार के खिलाफ योजनाएं तैयार करेगी। विधानसभा का शीतकालीन सत्र 5 से 11 दिसंबर तक आहूत है, जिसमें कुल 5 कार्य दिवस निर्धारित हैं। 6 और 7 दिसंबर को शनिवार और रविवार होने के कारण सत्र आयोजित नहीं किया जाएगा। इसी दौरान 7 दिसंबर को भाजपा विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। रांची में बढ़ती ठंड के कारण नगर निगम ने आश्रय गृहों में की पुख्ता व्यवस्था। रांची में ठंड लगातार बढ़ रही है। ऐसे में बेघर और जरूरतमंद लोगों को रात में किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए रांची नगर निगम पूरी तरह सक्रिय हो गया है। निगम द्वारा शहर में कुल 10 आश्रय गृह चलाए जा रहे हैं। इनमें से एक आश्रय गृह विशेष रूप से महिलाओं के लिए बनाया गया है। ठंड बढ़ते ही सभी आश्रय गृहों में लोगों का आना शुरू हो गया है। यहाँ रुकने वालों के लिए 157 पुरुषों और 49 महिलाओं के सोने की व्यवस्था उपलब्ध है। नगर निगम ने बताया कि क्षमता के अनुसार सभी आश्रय गृह तैयार हैं और जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त व्यवस्था भी की जाएगी। ठंड को देखते हुए नगर निगम की टीमों ने सभी आश्रय गृहों में नए कंबल, गर्म कपड़े और अन्य जरूरी सामान पहुंचा दिया है। यहां रुकने वाले लोगों को सोने में कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए सफाई, गर्म पानी और रोशनी की भी अच्छी व्यवस्था की गई है। नगर निगम सिर्फ इंतजार नहीं कर रहा, बल्कि सक्रिय रूप से रेस्क्यू अभियान भी चला रहा है। टीम रात में शहर के अलग अलग इलाकों में गश्त करती है और सड़क किनारे सो रहे लोगों को उठाकर आश्रय गृहों तक पहुंचा रही है। वहां उन्हें रहने, खाना और गर्म कपड़े जैसी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। जमशेदपुर में खुला झारखंड का पहला सिकल सेल अनीमिया लैब, मंत्री इरफान अंसारी ने किया उद्घाटन। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी जमशेदपुर दौरे पर कई कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान खास महल स्थित सदर अस्पताल परिसर में बने राज्य का पहला सिकल सेल अनीमिया लैब का उद्घाटन किया। मौके पर पोटका विधायक संजीव सरदार, जमशेदपुर पूर्वी के विधायक पूर्णिमा साहो, जिला उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी, टाटा स्टील के वीपीसीएस के अलावा जिला चिकित्सा पदाधिकारी मौजूद रहे। मौके पर विधायक पूर्णिमा साहू ने कहा कि झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में सिकल सेल अनीमिया और थैलेसीमिया पीड़ितों की संख्या ज्यादा है। झारखंड में सिकल सेल अनीमिया जांच के लिए लैब की जरूरत तो पूरी हुई है, लेकिन यहाँ थैलेसीमिया जांच के लिए बेहतर व्यवस्था भी जरूरी है, जिससे मरीजों को दूसरी जगह जाकर आर्थिक बोझ न उठाना पड़े। वहीं विधायक संजीव सरदार ने कहा कि ग्रामीणों को सही और सुरक्षित चिकित्सा लाभ हो, सरकार इस दिशा में काम कर रही है। इस नए लैब का उद्घाटन होना पोटका विधानसभा के लिए गर्व की बात है। जबकि टाटा स्टील के वीपीसीएस सुंदर रम्मम ने कहा कि टाटा स्टील फाउंडेशन इस तरह की योजना के लिए सरकार के साथ मिलकर काम करती है। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि झारखंड में अब एमबीबीएस की सीट बढ़ाकर 250 कर दी गई है। इससे राज्य में डॉक्टरों की तादाद भी बढ़ेगी। हमारा प्रयास है कि चिकित्सा के क्षेत्र में हर तरह की सुविधा उपलब्ध हो। उन्होंने कहा कि जमशेदपुर को इलाज का हब बनाएंगे। यहाँ 500 बेड वाला एक और अस्पताल तैयार किया जाएगा। ऐसी व्यवस्था भी की जा रही है कि झारखंड में अब सीसीयू और आईसीयू का रेट पूरे राज्य में एक समान होगा। इसके अलावा प्राइवेट अस्पताल में इलाज के दौरान मरीज की मृत्यु होने पर अस्पताल को बिना शुल्क के शव उनके परिजन को देना होगा।
स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि पूरे राज्य में 1 माह के अंदर एनीमिया और सिकल सेल की जांच कराएंगे। इस बीमारी को रोकना हमारा सरकार का लक्ष्य है। झारखंड के अस्पतालों में डॉक्टर नियमित सही समय पर आएं। किसी प्रकार की लापरवाही अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पिछले 20 साल में कुछ नहीं हुआ, लेकिन अब राज्य में चिकित्सा व्यवस्था बेहतर बनाएंगे। बता दें कि सदर अस्पताल परिसर में 6,38,90,000 रुपए की लागत से 100 बेड वाले प्री फ्रेम फैब्रिकेटेड हाईटेक सुविधा वाला सिकल सेल एनीमिया जांच लैब का निर्माण किया गया है। हजारीबाग डीसी ने की समाज कल्याण विभाग की योजनाओं की समीक्षा, अधिकारियों को निर्देश। हजारीबाग डीसी शशि प्रकाश सिंह ने गुरुवार को समाहरणालय सभागार में समाज कल्याण व सामाजिक सुरक्षा विभाग की समीक्षा की। बैठक में विभाग से संबंधित प्रमुख योजनाओं, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, अपार आईडी, आभा आईडी, पोषण अभियान, कुपोषित बच्चों की स्थिति, पोषण ट्रैकर ऐप का सत्यापन, आंगनबाड़ी केंद्रों की भौतिक स्थिति, एमटीसी, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना एवं दिव्यांगजनों के सर्वे की विस्तृत समीक्षा की गई। डीसी ने कम प्रगति वाले प्रखंडों पर असंतोष जताते हुए अधिकारियों को लक्ष्य तेजी से पूर्ण करने का निर्देश दिया। उन्होंने विद्यालयों में विशेष अभियान चलाकर किशोरी समृद्धि योजना के आवेदन भरवाने, सभी दिव्यांगजनों की पहचान और सर्वे रिपोर्ट तैयार करने तथा फिजिकल निरीक्षण बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्रों से अतिक्रमण पूरी तरह हटाने, चेकलिस्ट के आधार पर निरीक्षण करने, पोषण वाटिका की सक्रियता, बिजली, पानी, शौचालय की उपलब्धता सुनिश्चित करने और एमटीसी की प्रगति बढ़ाने पर विशेष जोर दिया। जिन केंद्रों में बिजली नहीं है, वहां शीघ्र कनेक्शन उपलब्ध कराने को कहा। साथ ही 3 से 6 वर्ष के बच्चों का अपार आईडी और सभी लाभुकों की आभा आईडी 15 दिनों के भीतर 100% बनाने का निर्देश दिया। बैठक में जिला समाज कल्याण पदाधिकारी शिप्रा सिन्हा, सामाजिक सुरक्षा प्रभारी सुनीता कुमारी, सभी सीओ, बीडीओ, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। नगर परिषद टोल टैक्स में बढ़ोतरी से नाराज टोटो ऑटो चालकों ने किया सड़क जाम। पाकुड़ के हिरनपुर प्रखंड अंतर्गत दर्जनों टोटो ऑटो चालकों ने पाकुड़ हिरनपुर मुख्य सड़क स्थित मोहनपुर मोड़ के पास सड़क को जाम कर दिया। सड़क जाम होने से सड़क के दोनों तरफ गाड़ी की लंबी कतारें लग गई, जिससे राहगीरों को आवाजाही करने में परेशानी का सामना करना पड़ा। सड़क जाम कर रहे चालकों ने बताया कि नगर परिषद टोल टैक्स में अचानक टोटो ऑटो का प्रवेश चार्ज बढ़ा दिया गया है। चालकों ने बताया कि आसपास के जिले में नगर परिषद में प्रवेश चार्ज 30 रुपया है, जबकि पाकुड़ में 66 रुपया लिया जाता है, जिससे हम लोग देने में असमर्थ हैं। टोटो ऑटो चालकों ने बताया कि नगर परिषद टोल टैक्स के कर्मी हम लोगों के साथ दुर्व्यवहार भी करते हैं। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे पुलिस ने सभी चालकों को समझा बुझाकर सड़क जाम को हटवाया। विनय सिंह को एफआईआर 1/11/25 में हाई कोर्ट ने नहीं दी बेल, याचिका खारिज। आईएएस विनय चौबे के हजारीबाग डीसी रहने के दौरान वन भूमि की अवैध ढंग से खरीद बिक्री और नियम विरुद्ध म्यूटेशन से जुड़े केस के प्रमुख आरोपी विनय सिंह की जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया है। गुरुवार को हाईकोर्ट ने विनय सिंह की जमानत याचिका खारिज करते हुए उसे बेल देने से इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने से विनय सिंह को बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में विनय सिंह की जमानत पर सुनवाई हुई। ऑटोमोबाइल कारोबारी विनय सिंह और उनकी पत्नी स्निग्धा सिंह एसीबी की कांड संख्या 1/11/2025 की नामजद आरोपी हैं। एसीबी के मुताबिक जिस भूमि को लेकर प्राथमिकी दर्ज की गई है वो विनय सिंह और उनकी पत्नी स्निग्धा सिंह के नाम पर है। ये भूमि हजारीबाग के सदर अंचल के थाना नंबर 252 में स्थित है, जिसका खाता नंबर 95, प्लॉट नंबर 1055, 1060 और 848, जिसका कुल रकबा 28 डिसमिल एवं खाता नंबर 73, प्लॉट नंबर 812 का रकबा 72 डिसमिल है। ये भूमि सदर अंचल के बभनवाई मौजा के हल्का 11 में स्थित है। उक्त खाता प्लॉट की भूमि पर विनय सिंह और उनकी पत्नी स्निग्धा सिंह का दखल कब्जा है और फिलहाल इस पर नेक्स्ट जेन का शोरूम संचालित है। तो ये थी आज की झारखंड के महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। अगर आप इसी तरह झारखंड के हर छोटी से बड़ी खबर की जानकारी पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं अगली न्यूज़ में। धन्यवाद।